चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम 50 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल जो नाम दिया गया है, वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। यानी हमारा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा और यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? पहला ऑप्शन है बीजप्पन काल, मिश्र बंधुओं ने कहा है। बी ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। सी ऑप्शन है कि संध्य काल एवं चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डी ऑप्शन है वीरगाथा काल, रामचंद्र शुक्ल ने। तो जो आदिकाल के नामकरण से संबंधित जो युग्म अशुद्ध है, तो वह बीजप्पन काल, मिश्र बंधु, यह अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। यानी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह दूसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल किसने कहा था? यानी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल किसने कहा है? यह मिश्र बंधु ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। सी ऑप्शन है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल जो कहा है, वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या मिश्र बंधुओं ने? तो हिंदी के प्रारंभिक काल को जो वीरगाथा काल नाम दिया है, वो आपका रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल सांकृत्यायन ने? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखो, प्रश्न एक है लेकिन इसके क्वेश्चन अनेक हैं। प्रश्न एक है, इसके क्वेश्चन अनेक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह छठवां प्रश्न होगा। कौन सा होगा? छठवां प्रश्न होगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया है, वो कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल या डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह? डी ऑप्शन है कि राहुल सांकृत्यायन। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग जो नाम इनके द्वारा दिया गया है, वह दिया गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सिद्ध सामंत युग का नाम दिया गया है आदिकाल के लिए। सातवां प्रश्न है आपका कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो आदिकाल युग को जो सिद्ध सामंत युग कहा है, आदिकाल को जो सिद्ध सामंत युग कहा है, वह राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आठवां प्रश्न है आपका कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? ए ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, बी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन ने और डी ऑप्शन है मिश्र बंधुओं ने। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो नाम दिया है, सिद्ध सामंत युग जो नाम दिया है, वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। यानी क्वेश्चन एक है और उसके अलग अलग तरह से पूछे जाने वाले सवाल बने हुए हैं इसमें से। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? ये भी देखो क्वेश्चन एक है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। तो यह किसने कहा है? यह भी आपका राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। यानी डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि आदिकाल को बीजप्पन काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को बीजप्पन काल नाम किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य भागीरथ मिश्र ने? या भागीरथ होगा, भागीरथ मिश्र ने। क्या होगा? भागीरथ, भागीरथ होगा। क्या होगा? भागीरथ। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा, जिसका आंसर सही है वो सी है। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही बीजप्पन काल कहा है आदिकाल को। 11वां प्रश्न है हमारा
कि आदिकाल के लिए बीजप्पन काल नामकरण किसने किया है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, यानी हमारा ए सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपका कि आदिकाल को बीजप्पन काल कहा है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजप्पन काल कहा है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजप्पन काल कहा है, यानी 12 का उत्तर आपका डी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपका कि आदिकाल को वीरकाल नामकरण किसने किया था? यानी आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया था? तो यह किसने किया था? मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या राजकुमार वर्मा ने? तो आदिकाल का वीरकाल नामकरण किया है वो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपका कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, हरिप्रसाद द्विवेदी ने, राहुल चाणक्य ने या वासुदेव शरण अग्रवाल ने? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल जो नाम दिया है वह आपका हरिप्रसाद द्विवेदी ने दिया है, यानी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हरिप्रसाद द्विवेदी, यानी हजारों साल से चला आ रहा नामकरण क्या है आदिकाल के लिए? हरिप्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और यह 15वां प्रश्न है। कौन सा है? 15वां कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल? तो इनमें से जो आदिकाल का नाम नहीं है, इनमें से जो आदिकाल का नाम नहीं है वह गद्य काल नहीं है। क्या नहीं है? गद्य काल नहीं है। वीरगाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल आदिकाल के ही नाम हैं, यानी हमारा सी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 16वां प्रश्न है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने, हरि प्रसाद द्विवेदी ने? तो आदिकाल को जो प्रारंभिक काल नाम दिया है, आदिकाल को जो प्रारंभिक नाम काल दिया है तो वह मिश्र बंधुओं ने दिया है, यानी बी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और यह 18वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 18वां कि इनमें से किस साहित्यिकहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य आविर्भाव, गद्य का प्रावर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बच्चन सिंह ने, शिव सिंह सैंगन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राम शंकर शुक्ल रसाल ने? तो जो 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का जो आंसर हो जाएगा वो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 19वां प्रश्न होगा कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृतिक या पाली? तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य की भाषा है वह आपकी पाली भाषा है। क्या है? पाली भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह 20वां प्रश्न होगा। कौन सा होगा? 20वां प्रश्न होगा कि निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमार रासु, ढोला मारूरा दूहा, भरतेश्वर बाहुली रास, जय मयंक जस चंद्रिका? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की जो इनमें से रचना है, हिंदी की जो रचना है वह भरतेश्वर बाहुबली रास है। कौन सी है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भरतेश्वर बाहुबली रास है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न होगा आपका कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, यानी अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना इनमें से कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास या नेमिनाथ रास या वसंत विलास? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 22वां प्रश्न है कि 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है जय मयंक जस चंद्रिका,
उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल या ढोला मारूरा दूहा। तो 11वीं शताब्दी में रचित जो लोक भाषा काव्य है, जो लोक भाषा काव्य है वह आपका ढोला मारूरा दूहा है। क्या है? ढोला मारूरा दूहा है, यानी दोहा है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह आपका 23वां प्रश्न होगा कि साल भद्र सूर्य की रचना का नाम है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमितगढ़ रास, जय मयंक जस चंद्र का। तो सालभद्र सूर्य की जो रचना का नाम है, सालभद्र सूर्य की जो रचना का नाम है भरतेश्वरी बाहुबली रास है। क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास है, यानी हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ऐसे ही हमारा 24वां प्रश्न है कि पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं सालभद्र सूर्य, नरपतिनाल, आसग या दलपत विजय। तो पंच पांडव रचित रास के जो रचयिता हैं आपके, वो हो जाएंगे सालभद्र सूर्य, सालभद्र सूर्य, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 25वां प्रश्न होगा आपका कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने या श्रपा ने? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख किया गया है, सबसे पहले जो उल्लेख किया गया है वह पतंजलि के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पतंजलि के द्वारा किया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 26वां प्रश्न है कि अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण भाषा अपभ्रंश है, परिनिष्ठित अपभ्रंश है या ग्रामीण प्राकृत भाषा है या परिनिष्ठित प्राकृत है? तो अवहट्ट भाषा से जो तात्पर्य है, अवहट्ट भाषा से जो तात्पर्य है वो ग्रामीण अपभ्रंश है। कौन सी है? ग्रामीण अपभ्रंश है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27वां प्रश्न है कि अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिक्षा या शिक्षा या शिक्षा? तो अब अट्ठ में जो शिक्षा के लिए जो शब्द मिलता है वो शिक्षा मिलता है। क्या मिलता है? शिक्षा। क्या मिलता है? शिक्षा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। यहाँ टाइपिंग में दिक्कत हुई है तो हमारा यहाँ बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, और यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा शिक्षा सही आंसर है। 28वां प्रश्न है, 28वां प्रश्न है हमारा कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरहपा या विद्यापति? तो अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार जो हिंदी के प्रथम कवि हैं, हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो सरहपा हैं, सरहपाद हैं, यानी सरहपा होगा। यहाँ पर क्या होगा? सरहपा, यहाँ पर है सरहपाद, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के, डॉक्टर नगेंद्र के या डॉक्टर राम कुमार वर्मा के या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के? तो हिंदी के जो इतिहास के मतानुसार जो सालभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार माने जाते हैं। किसके अनुसार माने जाते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार माने जाते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और जो 30वां प्रश्न है कि सिद्धों का प्रथम कवि है सरहपा, कंडपा, गुंडरीपा, शेरपा? तो सिद्धों का जो प्रथम कवि है वो है आपका सरहपा। क्या है? सरहपा, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 31वां प्रश्न है कि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी माना है, सॉरी, माना है, यानी सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसके द्वारा? रामकुमार वर्मा के द्वारा, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, या पंडित राहुल साकेत्यायन के द्वारा? तो सरहपाद को जो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है तो वो सबसे पहले जो माना जाता है वो माना जाता है आपका पंडित राहुल साकेत्यायन के द्वारा माना जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह 32वां प्रश्न होगा
कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, सरहपाद को या विद्यापति को? तो राहुल जी ने जो हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है वह आपका किया है सरहपाद को। किसको? सरहपाद। इसके दो नाम है, सरहपाद भी कह देते हैं, सरहपाद भी कह देते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 34वां प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यानी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? रामकुमार वर्मा मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, हरि प्रसाद द्विवेदी मानते हैं या राहुल साहकृत्यायन मानते हैं? तो स्वयंभू को जो हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं तो वो रामकुमार वर्मा मानते हैं, यानी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कवि है रामकुमार वर्मा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 35वां प्रश्न है कि सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा, सबरपा, लईपा या कंडपा? तो सहजान के जो प्रवर्तक हैं वो सरहपा हैं। कौन है? सरहपा, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 36वां प्रश्न है कि आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी, प्राकृत भाष अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश? तो आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है जो कहा है तो वो कहा है पुरानी हिंदी। क्या कहा है? पुरानी हिंदी, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 37वां प्रश्न है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, राहुल साहकृत्यायन ने या हरि प्रसाद द्विवेदी ने? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को जो आदिकाल के अंतर्गत रखा है वह आपके कवि हैं हरि प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हरि प्रसाद द्विवेदी, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? यानी जो पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? पहला ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या राहुल कुमार वर्मा ने? तो पुरानी हिंदी जो नामकरण किया है, पुरानी हिंदी जो नामकरण किया है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, यानी इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ऐसे ही आपका 39वां प्रश्न है कि पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरहपाद को, स्वयंभू को, राजा भुंज को या पुष्यदंत को, यानी पुष्पदंत को? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, प्रथम कवि स्वीकार किया है वो राजा मंज को किया है। किसको किया? राजा मंज को, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 40वां प्रश्न है और सबसे फास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कि अपभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहा जाता है? यानी अपभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, सालभद्र सूर को या स्वयंभू को? तो अपभ्रंश का जो बाल्मीकि कहा जाता है, अपभ्रंश का जो बाल्मीकि कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। और यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और यह कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे नेक्स्ट है 41वां प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का बाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत को, स्वयंभू को, हेमचंद्र को? तो जो मैंने अभी बताया है कि अपभ्रंश का जो बाल्मीकि कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। 42वां प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र और या दत्त? तो अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं, अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं वो स्वयंभू हैं। कौन है? स्वयंभू, यानी अपभ्रंश के अगर बात की जाएगी तो वहां पर स्वयंभू आएंगे। कौन आएंगे? स्वयंभू। आपका ऐसे ही 43वां प्रश्न है कि स्वयंभू की कृति का नाम है पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा, पौम चर्यों, यानी पौम चर्यों? स्वयंभू की कृति का जो नाम है, स्वयंभू की जो कृति का नाम है वह है पौम चर्यों, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 44वां प्रश्न है आपका कि पौम चर्यों किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की या चंद्रबरदाई की? तो पौम चर्यों जो किस रचना है वो आपकी स्वयंभू की है। किसकी है? स्वयंभू की, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 45वां प्रश्न है कि
इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण में, परमात्मा प्रकाश में, या भविष्य यत कहा, और डी है पौमचर्यों। तो अग्नि परीक्षा के बाद सीता धर्म में दीक्षित हो जाती है, धर्म में दीक्षित हो जाती है, जो कहा है वह पौमचर्यों में कहा है। किस में कहा है? पौमचर्यों में कहा है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 40वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्मा प्रकाश, या पाहुण दोहा। तो इनमें से जो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है तो वो माना जाता है आपका भविष्यत कहा। क्या कहा? भविष्यत कहा, यानी भविष्यत कहा लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह 47वां प्रश्न है कि अपभ्रंश का बहुभूत किसे माना जाता है? सालभद्र सूर्य को, कनकामर को, या पुष्पदंत को, या धनपाल को। तो जो अपभ्रंश का बहुभूत माना जाता है, तो जो बहुभूत माना जाता है वो पुष्पदंत को माना जाता है। किसको माना जाता है? पुष्पदंत को माना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी। और यहाँ पर बी होगा। यानी अपभ्रंश का बहुभूत किसे माना जाता है? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूत माना जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जय कुमार चर्यों, जस हर चर्यों, पौमचर्यों। तो पुष्पदंत की इनमें से जो रचना नहीं है, पुष्पदंत की इनमें से जो रचना नहीं है, तो वो हो जाएगी पौमचर्यों। यह स्वयंभू की है। किसकी है? स्वयंभू। स्वयंभू की है। किसकी है? स्वयंभू की। 49वां प्रश्न है आपका कि कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? पौमचर्यों, रिट्ठ रेम चर्यों, स्वयंभू छंद, या महापुराण। तो इनमें से जो स्वयंभू की रचना नहीं है, इनमें से जो स्वयंभू की रचना नहीं है वो महापुराण है। क्या है? महापुराण है। और ये आपके 50 प्रश्न हो गए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।